सब्सक्राइब कीजिए बैक टू पाठशाला यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। सीटेट DSSSB KVS अदर एग्जाम ट्यूटोरियल्स वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, एक और नई ट्रिक के साथ दूसरी ट्रिक है ये। पहली ट्रिक की ऑलरेडी आपको वीडियो मिल चुकी है। मैं हूं दीपक। डेली आपको पेडागोजी की ट्रिक कि कैसे आपको पेडागोजी सॉल्व करनी हो, कैसे हिंदी की और सोशल साइंस की और CDP की सभी की ट्रिक्स मैं अपने यूट्यूब चैनल बैक टू पाठशाला पर लेकर आ रहा हूँ। जो लोग नए हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए। ये जो ट्रिक्स है आपको क्वेश्चन देखते ही 2 सेकेंड में आप आंसर निकाल देंगे अगर आपने इस तरीके से सॉल्व किया तो। आपको पूरी चैप्टर भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा और आपके क्वेश्चन सॉल्व 2 सेकंड में, चुटकियों में पेडागोजी आपकी सॉल्व होगी। और सीटेट में जो 90 नंबर की पेडागोजी है उधर 70 से 75, 80, 85 नंबर भी लेके आ सकते हैं। 75 से 80 नंबर आपके कहीं नहीं गए अगर आपने इन चीज़ों को ध्यान रखा। तो चलिए आज जो बात करते हैं हिंदी पेडागोजी की ट्रिक है, तो इसको जरूर देखिए। कल मैंने CDP की पेडागोजी की ट्रिक्स दी थी, तो वहाँ भी आप उस वीडियो को भी देख लीजिए हमारी। चलिए आज बात करते हैं भाषा कौशल। आप मामूली सरसरे तौर पे 4 बातें जानते हैं जो हमारी है, वो है भाषा कौशल के 4 वो पॉइंट्स जो हमारे सामने है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब जानते हैं। इस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो हमारे पेपर में जो आते हैं, जिनको हम ग्रहणात्मक, अभिव्यक्तात्मक, ठीक है, अभिव्यक्ति वाले, ठीक है। अब ग्रहण करने वाले यहाँ से जैसे आप समझ गए, और अभिव्यक्त वाले, ठीक है। तो जिसमें अभिव्यक्त मतलब अपने विचारों को पहुंचाना लिखकर या बोलकर, ठीक है, 2 तरीके से पहुंचाएंगे। और ग्रहण करना मतलब किसी बात को सुनेंगे या पढ़ के उस चीज़ को ग्रहण कर लेंगे। तो ये 2 बातें क्लियर रखनी है। तो जो हमारे ग्रहणात्मक प्रश्न जो आते हैं जो कौशल के, तो उसमें हम सुनना और पढ़ना इंपॉर्टेंट मानते हैं। और अभिव्यक्ति या अभिव्यक्तात्मक में हम बात करते हैं बोलना और लिखना। इन 2 पे हम बात करते हैं। तो यहाँ से आपके 2 प्रश्न क्लियर हो जाते हैं। अभी जब मैं आगे इसके क्वेश्चन आंसर कहूँगा तो आपको बहुत आसानी से क्लियर होगा। तो सबसे पहले हमने जो बात करनी है, एक बालक है उसकी सुनने को हमने आवश्यकता है, सुनना उसकी ज़रूरी है, क्योंकि जब वो सुनेगा, जब भी उस पर अपने विचार प्रकट करेगा, कुछ बोलेगा, क्योंकि सुनने को महत्व दिया जाता है सबसे पहले और सबसे अनिवार्य है। तो यहाँ पे हमारे लिए ज़रूरी भी है, महत्वपूर्ण भी। ये वर्ड्स भी आपको दिखते हैं प्रश्न की टैगलाइन में। अब पठन का जो सीधा सीधा अर्थ है वो अर्थ से है। अब पठन जो है हम पढ़ेंगे, उससे अर्थ भी ग्रहण करेंगे, उससे ज्ञान भी लेंगे, तो वो बात इधर की गई। अब जो पठन होगा वो विभिन्न सामग्रियों में हमारे सामने होगा, जैसे कि आपके पास एकांकी, नाटक, कहानी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कविताएँ, उन सबको भी हम पढ़ते हैं। गद्य वाला पार्ट है जिनको हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे पढ़ने वाले का जो है अर्थ ग्रहण करने वाला है सीधा, कि हम उससे कोई नॉलेज लेंगे, ज्ञान लेंगे या कुछ चीज़ सीखेंगे, उस पर हम बात करेंगे। तो पठन का सीधा, जहाँ भी आपको पठन से रिलेटेड क्वेश्चन दिखेगा तो वहाँ पे ये शब्द जरूर दिखेगा, अर्थ या विभिन्न सामग्री का प्रयोग, क्योंकि ये 2 चीज़ें वहाँ पर जरूर आपको दिखती है। तीसरी बात करते हैं बोलना। विचारों को एक दूसरे तक भेजने का साधन है बोलना। एक दूसरे से बातचीत करने का तरीका है संप्रेषण, आदान प्रदान करना है। तो बिल्कुल विचार विनिमय, ये संप्रेषण, ये सबसे इंपॉर्टेंट 2 वर्ड आपको दिख जाएंगे। चलिए 4th पॉइंट पे चलते हैं, लेखन सामग्री। विचारों को अभिव्यक्त। अब आप लिख के भी अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बोल के करें। और इसमें आपका जितना भी साहित्य है, आपके न्यूज़पेपर है, आपके मैगजीन है, आपके साइन बोर्ड है, आपके डिजिटल बोर्ड है, बहुत सारी चीज़ें, पैम्पलेट्स है, आपके चार्ट है, आपका बुलेटिन बोर्ड है, बहुत सारी चीज़ें इधर आ जाती है। तो विचारों को अभिव्यक्त करने के साधन भी बहुत सारे हैं, वो लेखन के द्वारा होते हैं। आपकी पत्र पत्रिकाएँ है, मैगजीन है, आपके न्यूज़पेपर है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपके विचार। आप किसी कक्षा में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे चार्ट लगे होते हैं और बहुत सारी आपके सामने अलग अलग छाटाएँ या अलग अलग विधाएँ लिखी होती है, तो वो भी विचारों को, और आपके पास नैतिक मूल्य वाले विचार भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भाषा कौशल में। जब आपके परीक्षा में जो क्वेश्चन बनेंगे सीटेट में, थोड़े से घुमा के बनते हैं प्रश्न, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना, ग्रहणात्मक में आपका सुनना और पढ़ना आता है, और अभिव्यक्तात्मक या अभिव्यक्ति, तो इन 2 वर्ड को आप देख लीजिए। अभिव्यक्त, इसमें आप विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, या तो बोल कर करते हैं या लिख कर। तो ये ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहीं से, और आपके प्रश्न यहीं से बनते हैं। सीटेट में यही चीज़ें फॉलो करनी है आपको इस चैप्टर में। इसका अगला पार्ट भी मैं लेके आ रहा हूँ, उसमें आप इससे आगे के पार्ट्स देखेंगे और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको इस सीरीज़ को सॉल्व करने में। पेडागोजी को आराम से, हिंदी पेडागोजी, अगर किसी ने एक शब्द भी नहीं पढ़ा ना, सिर्फ इन चीज़ों को ध्यान रखिए, आराम से आपकी पेडागोजी सॉल्व होगी। तो चलिए आइए इसके प्रश्न देखते हैं किस प्रकार के आपके परीक्षाओं में आते हैं।
अभी इस सीरीज़ में हमने बात करी थी भाषा कौशल के, तो उन चारों भाषा कौशल पे हम बात करते हैं, उनके क्वेश्चन आंसर चलिए ऊपर मैंने आपको बता दिया था कैसे आप सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पठन कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? ए उच्चारण की शुद्धता, बी अर्थ ग्रहण करना, या सी लिपि चिन्हों की जानकारी, या डी द्रुत गति से पढ़ना। तो जो हमारा पठन था उसमें क्या था आपके सामने, तो सबसे बिल्कुल सही आंसर अर्थ ग्रहण करने की। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर वीडियो में पढ़ाया था वही चीज़, तो अर्थ ग्रहण करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिपि चिन्हों की जानकारी नहीं होती, उच्चारण की शुद्धता नहीं होती, द्रुत गति आपका अलग है, मौन पठन गहनता वाले टॉपिक से है, तो अर्थ ग्रहण करना है और ये सीटेट 2012 में आया। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सीटेट बोलने की तेज गति, बी शुद्ध उच्चारण, सी समझकर बोलना, या डी आंखों देखा वर्णन करना। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो जो बोलना कौशल है उसमें आप पहले सुनते हैं और फिर अपने हिसाब से समझ के उस चीज़ को बोलते हैं। तो शुद्ध उच्चारण तो ध्यान नहीं रहता कि कैसे हम कर रहे हैं, आंखों देखा वर्णन भी नहीं होता, बोलने की तेज गति नहीं होती, तो समझकर बोलना बिल्कुल ठीक आंसर है दूसरे का थर्ड। तो अभी तक 2 क्वेश्चन सॉल्व किए जो मैंने आपको ऊपर बताया था उसी तरीके से। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इन टॉपिक से कैसे आप टैग वर्ड से अपने आसानी से नंबर ला सकते हैं। एक और क्वेश्चन है ये सीटेट 2012 का, पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन। तो ए पठन की पहली और अनिवार्य शर्त, बी अर्थ को समझने में मदद करता है, सी केवल कविताओं पर ही लागू होता है, ऑप्शन डी पठन एकमात्र आदर्श रूप है। तो जो हमारा पठन वाला था, जो पढ़ने वाली बात थी, तो वो जो हमारी बात की गई थी उसमें विभिन्न सामग्रियों का प्रयोग कर सकते हैं, अर्थ के साथ कर सकते हैं। तो ठीक है, पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन, तो इसका जो हमारा आंसर होगा आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसका हमारा सेकंड होगा, अर्थ को समझने में, क्योंकि बात वही की गई है, समझने में मदद करता है। अनिवार्य शर्त नहीं है, दूसरा केवल कविताओं पर ही लागू होता है, ये भी गलत है, पठन एकमात्र आदर्श रूप है, ये तीनों गलत है, सेकंड वाला बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इस तरीके के रखे हैं कि जो आपको आइडिया हो जाए। बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ए भाषिक संरचनाओं का अभ्यास, बी अर्थ की अपेक्षा उच्चारण शुद्धता पर विशेष ध्यान देना, सी विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री, या ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैंने अभी आपको ऊपर वीडियो भी पढ़ाई थी। विभिन्न संदर्भों में, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो विभिन्न संदर्भों इसका जो आंसर होगा, जो हमारा 16 का होगा, अर्थ की अपेक्षा उच्चारण शुद्धता पर विशेष ध्यान देना। ठीक है, बच्चों की पर, क्योंकि उनके उच्चारण पर ध्यान देना होगा, अर्थ की जगह विशेषता है। तो 16 का सेकंड आंसर होगा यहाँ पे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं। मौन पठन में मुख्यतः, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, सॉरी 20वां नहीं है, वो दूसरा क्वेश्चन था उसका, हाँ 22वां क्वेश्चन। ग्रहणात्मक कौशल में शामिल है ए सुनना बोलना, बी बोलना लिखना, सी सुनना पढ़ना, या ऑप्शन डी पढ़ना लिखना। तो जल्दी से बताइए 22 क्वेश्चन का आंसर। तो ग्रहणात्मक कौशल जो हमारे थे उसमें जल्दी से बताइए हमने कौन कौन से पढ़े थे। तो वो थे हमारे सुनना पढ़ना, तो सुनना पढ़ना हमारा हो गया थर्ड, बिल्कुल बिल्कुल हमारा इसका आंसर हो गया थर्ड वाला। चलिए आगे चलते हैं, बिल्कुल सीधे वही वर्ड आ रहे हैं जो हमने उस वीडियो में आपको टैग वर्ड के साथ बताए थे। 23वां क्वेश्चन लेते हैं। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है ए सुनना पढ़ना, बी सुनना बोलना, सी बोलना लिखना, या डी पढ़ना लिखना। यह है अभिव्यक्तात्मक, जिसमें अभिव्यक्ति करते हैं। तो ये कौन कौन से हमारे, बोलना और लिखना। तो ये भी हमारा है बिल्कुल, बोलना और लिखना जो हमारा है वो है थर्ड, बिल्कुल बोलना और लिखना, बिल्कुल। चलिए 24वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं जल्दी से। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण ए मधुरवाणी, बी संदर्भ अवस्थिति के अनुसार अपनी बात कहना, सी स्पष्ट शुद्ध उच्चारण, या डी अलंकारिक भाषा का प्रयोग। चलिए एक और बताइए 24 का। तो संदर्भ के अनुसार बोलने में जो है अपनी बात को कहना, बिल्कुल राइट। 24 का बिल्कुल संदर्भ की स्थिति के अनुसार अपनी बात कहना, तो बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इसमें ले लिए। 21वां क्वेश्चन भी लेते हैं। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? ए शुद्ध वाक्यों को शुद्ध रूप में उच्चारित करना, बी केवल अक्षर पहचान, सी तेज गति से पढ़ना, या डी संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। चलिए 21 का, तो संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना
बिल्कुल वही बात जो हमने उधर वीडियो में आपको बताई थी, जो मैंने टेक्स्ट वर्ड के साथ उसे एक्सप्लेन किया था, वही चीज़। तो बिल्कुल आसानी से आपके सामने ये सारे सवाल आ गए और बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से आपके सीटेट में हर बारी पे आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम और इसी पे और बात करते हैं। चलिए, नमस्कार दोस्तों, बैक टू पाठशाला चैनल पे एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। ट्रिक नंबर 1 में हमने आपको बताया था कि कैसे पेडागोजी सॉल्व करते हैं, किन किन कीवर्ड्स और टैग वर्ड्स पे हम खेलते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे आपको प्ले लिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से जाके उस लिस्ट को देख लीजिए। और फिर हमने एक वीडियो और, इसी वीडियो का जो पार्ट है पहला वाला भाषा कौशल, तो वो भी आपको मिल जाएगा, वो भी देख लीजिए, इसी वीडियो के साथ अटैच है। तो ये वीडियो पूरी अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे हम टैग वर्ड्स और कीवर्ड्स के साथ खेल रहे हैं, जिससे क्वेश्चंस आपके एवरी ईयर बनते हैं। तो चलिए आज जो हम बात करते हैं, हमने भाषा कौशल पे बात करी थी, तो परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। उसमें हमने चारों कौशलों के बारे में बात करी कि अभिव्यक्ति वाले और घृणात्मक वाले, जिनसे अब उसमें हम आगे एक सीरीज़ और जोड़ देते हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा सीटेट में पूछे जाते हैं। क्या वो आपका यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, सी टेट हो, सभी परीक्षाओं में इस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो उसी को ध्यान में रख के ये पूरी वीडियो मैंने प्लान की है। और इसके क्वेश्चन आंसर कैसे आते हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो के बाद में दिखाऊंगा। तो वो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ भी मिस मत करना, क्योंकि इसी के बाद वो क्वेश्चन ट्रिक्स भी बताऊँ कैसे आपको इन वर्ड्स को पकड़ के आंसर ढूंढ लेना और वही आपका आंसर होगा। तो चलिए आज बोर्ड पे चलते हैं। वाचन, तो वाचन के 2 प्रकार होते हैं, एक सात स्वर पठन वाचन, एक दूसरा मौन पठन वाचन। तो सात स्वर में हम उचित गति, लय, भाव के साथ, आरोह अवरोह के साथ और विदाउट त्रुटि के और विराम चिन्हों के द्वारा इसका करते हैं, और ये अध्यापक करते हैं। और ठीक है, चलिए अब जो मौन पठन है वो मौन पठन वाचन है, वो गहनता के साथ किया जाता है। उसमें गहनता मतलब पूरे उसमें एक तरीके से ये कह लीजिए कि पूरा उसी में घुस के या उसी में उतर के करा जाता है। अब चलिए सात स्वर पाठन में भी हमारे पास 2 कैटेगरी है। पहली है आदर्श पठन वाचन, फिर दूसरा है अनुकरण पठन वाचन। तो जो परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं आपके यहीं से बनते हैं कि किस तरीके से किसका रोल कहाँ पर है। और जो हमारा मौन पठन वाचन है वो गंभीर पठन और द्रुत पठन वाचन में आता है। तो ये आपके 4 तरीके से पेडागोजी के क्वेश्चंस आपके बनते हैं सीटेट में, और यहीं से आपके क्वेश्चन आते हैं। और पेपर में देखना आप किस तरीके से मैं इसमें बिल्कुल टू द पॉइंट लेके चलूँगा। तो आदर्श पठन वाचन में यहाँ पे शिक्षक की भूमिका अहम हो जाती है। वो एक आदर्श पठन वाचन कक्षा में खड़ा होकर पाठ का प्रस्तुतिकरण बच्चों के सामने समक्ष प्रस्तुत करता है, वो आदर्श पठन वाचन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो शिक्षक या शिक्षिका होगी उसी की अहम भूमिका होगी, और जो विद्यार्थी होंगे वो बैठ के केवल सुनेंगे। अगला जो पार्ट आता है अनुकरण पठन वाचन में, शिक्षक द्वारा करा गया जो पार्ट आदर्श अनुवाचन है उसी को वो अनुकरण करेंगे छात्र और छात्राएं, और उसको दोहराएंगे। तो यहाँ पे जो मुख्य भूमिका है छात्र और छात्राओं की है। तो अनुकरण पठन में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो ये प्रश्न भी कई बार बन जाता है। आदर्श पठन में क्या चीज़ है, तो इधर वो उचित गति, लय, अवरोह, विराम चिन्हों आदि का प्रयोग करते हुए विदाउट त्रुटियों के पढ़ेगा। और क्लास का जो अनुशासन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी। ठीक है, अब जो ये सात स्वर पठन वाचन है वो व्यक्तित्व वाचन पठन भी हो सकता है, सामूहिक वाचन पठन भी हो सकता है। ये दोनों भी इसके पॉइंट्स हैं इम्पॉर्टेंट। अब जो ये करा जाता है ये कहाँ पे किया जाता है, कहानी में किया जाता है, कविता में किया जाता है, नाटक में किया जाता है, नुक्कड़ नाटक होता है, एकांकी होता है, रोल प्ले, इन सब में। और जो ये सामूहिक वाला है ये रोल प्ले में होगा, एकांकी में होगा, आपका नुक्कड़ नाटक में होगा, नाटक में होगा। ठीक है, कहानी में बहुत सारे पात्र संवाद योजनाएं भी होती है तो उधर भी ले सकते हैं। ठीक है जी, और कविता में व्यक्तित्व भी हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरे पार्ट पे, मौन पठन वाचन पे। तो मौन पठन वाचन में गहनता के साथ पढ़ना बिल्कुल, और इसमें क्या होता है कि इसका सीधा सा अर्थ ये मान लीजिए किसी को विदाउट बताए या किसी को बिना बताए चुपचाप पढ़ लेना, तो गहन के। तो गंभीर पठन जहाँ पे भाषा पर अधिकार हो, ठीक है,
वो जो गंभीर पठन है, भाषा पे अधिकार है उसका, जब भी तो वो पढ़ पा रहा है। दूसरा विषय वस्तु पे अधिकार, उसे विषय वस्तु की समझ है वहाँ पे, और नई खोज की तरफ बढ़ता है। वो जब उसे पढ़ रहा है चोरी छुपे, कुछ ना कुछ तो सोच रहा है, कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश, कुछ नई चीज़ सीखने की, तो वो नई खोज की तरफ अग्रसर हो रहा है। द्रुत पठन में सीखी हुई चीज़ का अभ्यास करते हैं। जैसे कक्षा में अगर मैथ के सवाल को दिए गए तो उसको हम सॉल्व करते हैं बार बार, या किसी चीज़ को बार बार रिपीट करने से अभ्यास करें। साहित्य से परिचय होता है, अलग अलग विधाओं के बारे में हम जानते हैं, सूचनाएं एकत्रित होती है द्रुत पठन से। हर विद्यार्थी का नज़रिया अलग होता है, वो कैसे अलग अलग चीज़ों को देखता है। दूसरा खाली समय का प्रयोग होता है। इससे सबसे बड़ी द्रुत पठन की जो विशेषता है वो खाली समय का प्रयोग होता है। अब इसकी जो विधाएं हैं वो ध्यान रखिए, निबंध है, अखबार है, जीवनी है, घटना वृत्तांत है और उपन्यास है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके कैसे आते हैं सीटेट में, वो आपको इस वीडियो में आगे मिलेंगे, उनको जरूर देखिए। और आपके सिर्फ ये चीज़ें ध्यान रखनी है, जो आदर्श पठन है वो शिक्षिका या शिक्षक से रिलेटेड है, अनुकरण पठन वो छात्र छात्राओं के लिए, जहाँ पे वो सीखी हुई चीज़ों को अध्यापक के बाद उन्हीं चीज़ों को दोहराते हैं, जो सीखे हैं उसके बारे में बताते हैं। तो सास्वर पाठन में उचित गति लय भाव के साथ और प्रभावपूर्ण तरीके से, ठीक है। मौन पठन में गहनता के साथ। तो ये वो सिंपल से वर्ड्स है जिनके साथ आप पेडागोजी का ये सॉल्व कर सकते हैं, हिंदी पेडागोजी। तो मैंने जो भाषा के कौशल जो बताए थे, परस्पर एक दूसरे से संबंधित बताए थे, वो भी आपको यहाँ पे मदद करेंगे। अब ये जो मैंने वाचन के 2 प्रकार बताए, सास्वर पठन वाचन, मौन पठन वाचन, तो ये भी बहुत ठीक है। तो चलिए आइए इसके क्वेश्चंस देखते हैं। और इन चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बहुत आसानी से मैंने एक्सप्लेन किया है। जो सामूहिक वाचन पठन होता है वहाँ पे बहुत 1 से 10-12 बच्चे, 5 से 10 बच्चे भी हो सकते हैं, यहाँ पे सिंगल बच्चा ही काम करेगा, ये भी ध्यान रखिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। द्रुत पठन वाचन में इन सब के क्वेश्चन आ जाइए, थोड़े से देखते हैं किस तरीके से प्रीवियस ईयर सीटेट में आए हैं। और इस चार्ट को बहुत आसानी से अपने पास स्क्रीनशॉट रख लीजिए या नोट कर लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगता है वो कर लीजिए। तो चलिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं एक बार हम, कि किस प्रकार के इसके प्रश्न हर बारी आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने उस फ्रेंड तक, सीटेट की जो तैयारी कर रहा है, बहुत ऐसा जिन्होंने हिंदी पेडागोजी का एक शब्द भी नहीं पढ़ा ना, वो इन चीज़ों को सिर्फ ध्यान में रख के अगर सॉल्व कर ले तो आपके बहुत अच्छे 15 में से 14-15 नंबर आराम से आ जाएंगे। और यही सीरीज़ मैं CDP पेडागोजी की भी लेके आ रहा हूँ, हिंदी की भी लेके आ रहा हूँ, EVS की भी लेके आ रहा हूँ। तो जरूर हमारे चैनल से जुड़ जाइए जितने लोग नए हैं। तो चलिए फिर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। हमने ऊपर वाचन के बारे में पढ़ा, अब हम बात कर रहे हैं वाचन के प्रश्न उत्तरों पे। तो चलिए उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से और इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। आप सास्वर पठन में अनिवार्यतः किस साहित्यिक विधा का समर्थन करेंगे? A एकांकी, B यात्रा वृत्तांत, C जीवनी या D आत्मकथा? जल्दी से आप देख लीजिए, मैंने जब आपको पढ़ाया था तो आपने जो पढ़ा था सास्वर वाचन में, तो वो हमारा जो है वो एकांकी था। बिल्कुल वही पॉइंट्स में मैंने आपको ऊपर समझाया था और वैसा ही सवाल बिल्कुल आपके सामने है। और सीटेट में इसी तरीके के पेडागोजी के सवाल आपके हर बारी आते हैं। बस इस वीडियो को ध्यान से देखिए और कभी भी आप आसानी से किसी भी प्रश्न में घबराइए मत, सिर्फ थोड़े कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, आसानी से क्लियर हो जाएगा बिल्कुल सीटेट आपका। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं इसी तरीके का आपके लिए, बिल्कुल इजी। मौन पठन में मुख्यतः सीटेट 2000 का शब्द भंडार विकसित किया जाता है। B मन ही मन बताते हुए पढ़ा जाता है। C गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है। या D तेज गति से पाठ को पढ़ा जाता है। तो हमारे भी तो क्या होगा, गहन अर्थ को, मौन पठन मतलब जो है गहनता के साथ पढ़ा जाए, गहन अर्थ को आत्मसात का प्रयास किया जाए। चोरी चुपे भी जिसमें हमने बात ऊपर करी थी, तो वही बात यहाँ भी हमारे सामने कह दी गई है, ठीक है। चलिए 2 प्रश्न मैंने आपके सामने बड़े आसानी से सॉल्व किए, जिनको आप देख सकते हैं। और पसंद आए तो वीडियो लाइक करना और शेयर जरूर करना अपने उस सभी फ्रेंड्स तक जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। डैश ही अन्य भाषा कौशलों को विकसित करने का प्रमुख आधार बनता है। A वाचन कौशल, B पठन कौशल, C श्रवण कौशल या D इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जल्दी से बताइए। तो जो हमारा सुनने वाला है यही हमारे सभी कौशलों को आगे बढ़ाता है, जिसमें हम अपनी बातें कहते हैं। श्रवण कौशल जहाँ पे हम अपनी अभिव्यक्ति विचार व्यक्त करते हैं, वही बात। पठन कौशल बाद में है वह, ठीक है। तो हमारा श्रवण कौशल बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, बहुत आसानी से मैंने ऐसे क्वेश्चन रखे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन, मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? A शुद्धता, B प्रभावमयता, C श्रोताओं से काफ़ी उच्च स्तर की भाषा का प्रयोग या D अवसर अनुकूलन नहीं होनी चाहिए। चलिए जल्दी से बताइए।
तो ये होगा श्रोता से काफ़ी उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग। तो ये हम नहीं करते, शुद्धता भी होती है, प्रभावमयता भी होती है, अवसर अनुकूलन। तो जो हमारा थर्ड वाला आंसर है वही हमारा राइट आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको और आसानी हो जाए। भाषा शिक्षण में विचारों के आदान प्रदान से छात्रों में निम्न में से किस कौशल का विकास होता है? ए भाषा कौशल का, बी चिंतन कौशल का, सी सामूहिक क्रियाओं में कार्य करने के कौशल का, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल ठीक है, भाषा कौशल का भी होगा, चिंतन कौशल का भी होगा और सामूहिक क्रियाओं में कार्य करना, तो बिल्कुल उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। सारी बातें बिल्कुल ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके सामने बिल्कुल आसान हो गया होगा कि टॉपिक में किस तरीके से प्रश्न आते हैं। एक और क्वेश्चन आ गया, मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए? ए स्वाभाविकता, बी स्पष्टता, सी बोधगम्यता, या डी ये सभी। तो चलिए 33 में बिल्कुल स्वाभाविकता भी होगी, स्पष्टता भी होगी और बोध। तो आंसर नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मौखिक अभिव्यक्ति के सारे पार्ट हैं एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। तो चलिए बिल्कुल राइट आंसर है 33 का 4। चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। अनुकूलन आरोह अवरोह का अभाव। चलिए 37 का आंसर दीजिए जल्दी से। वाचक में सम्यक गति, तो ये नहीं है। अशुद्ध उच्चारण भी होता है, ठीक है, ये चीज़ होती है। दूसरा अटक अटक कर पढ़ना भी हमारी कक्षा में। भाव अनुकूलन आरोह अवरोह का अभाव, ये चीज़ भी रहती है, मगर वाचक में सम्यक गति ये नहीं, ठीक है, त्रुटि नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन 38, सास्वर वाचन में निम्नलिखित में से किस पर सबसे कम ध्यान दिया? ए शुद्धता विस्पष्टता, बी भाव अनुकूलन वाचन, सी स्थानीय बोलियों का प्रभाव सबसे कम ध्यान दिया जाता है। विराम चिन्हों का। तो शुद्ध पे देते हैं, शुद्ध विस्पष्टता पे ध्यान देते हैं, भाव अनुकूलन वाचन पे देते हैं, विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग करते हैं, मगर स्थानीय बोलियों का प्रभाव जो थर्ड वाला है वो हमारा गलत है यहाँ पे 38 का। तो हमारा आंसर जो होगा यहाँ पे थर्ड वाला होगा बिल्कुल। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, और इस सीरीज़ का आगे और भी पार्ट आएंगे, तो ज़रूर इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जब अध्यापक कक्षा में छात्रों के समक्ष स्ववाचन प्रस्तुत करता है तो उसे कहते हैं ए अध्यापक वाचन, बी अनुकरण वाचन, सी आदर्श वाचन, या डी विशेष वाचन। तो मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाया था कि जो अध्यापक है वो क्या करता है। तो अध्यापक जो मैंने 2 चीज़ें बताई थी आपको, आदर्श वाचन में शिक्षक या शिक्षिका करती है, अनुकरण वाचन में छात्र या छात्राएँ ये चीज़ कर। तो हमारा इसका आंसर है आदर्श वाचन में जो जब अध्यापक करता है तो वो होता है हमारा आदर्श वाचन। चलिए बिल्कुल इसका आंसर हमारा सी है, बिल्कुल राइट आंसर। तो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, उसी तरीके से आते हैं जैसे पेपर में आपके हर बारी, और उसी कॉन्सेप्ट में मैंने ये सीरीज़ आपके लिए निकाली है। किसी साहित्यिक विधा को पढ़ाते समय आप शास्वर पठन पर अनिवार्यतः बल देंगे? ए आत्मकथा, बी एकांकी, सी जीवनी, या डी यात्रा वृतांत। तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। तो हम जो देंगे एकांकी पे देंगे, ठीक है, क्योंकि एकांकी जीवनी आप मन में पढ़ सकते हैं, यात्रा वृतांत भी आप मन में पढ़ सकते हैं, और आत्मकथा भी आप मन में पढ़ सकते हैं। ये जो शास्वर वाचन में आपका एकांकी है और कहानी है, नुक्कड़ नाटक है, आपके रोल प्ले है, ये सारी चीज़ें आपके शास्वर वाचन में आ जाती है। चलिए ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? ए कविता एक निश्चित अर्थ होता है, बी कविता एक से अधिक अर्थ होते हैं, सी कविता में सामाजिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती, डी कविता में राजनीतिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती। तो चलिए जल्दी से बताइए। 52 का आंसर कविता के एक से अधिक अर्थ होते हैं, बिल्कुल ठीक है। कविता में जो बात की जाती है वो एक से अनेक अर्थों में की जाती है, बिल्कुल राइट बात है। चलिए बिल्कुल, ये सीरीज़ अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और अगली वीडियो जल्दी ही अपलोड होने वाली है इसी तरीके की, तो उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद।